अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था स्कूल में, इसको मैं दोबारा यहाँ पर रिवाइज़ करा रहा हूँ। जिन बच्चों को वहाँ पर समझ नहीं आया या अभी भी डिफ़िकल्टीज़ है, मुश्किलात है इस टॉपिक में, तो मैं दोबारा यहाँ पर रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये ना न्यूटन सेकंड लॉ के 2 केसेस है। फर्स्ट केस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट केस क्या था? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। सही है, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों वर्टिकली मोशन कर रहे हैं। इस केस में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन करनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू डिराइव करनी है और टेंशन की वैल्यू डिराइव करनी है। तो दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए वर्टिकली डाउनवर्ड मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का मास ग्रेटर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट ए का मास क्या है, ग्रेटर है ऑब्जेक्ट बी से। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए और ऑब्जेक्ट बी जो है वो अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन विद द सेम एक्सेलरेशन ए। अच्छा, इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो मैसेस डिफरेंट होने की वजह से दोनों का वेट डिफरेंट है। एक वेट ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो W1 है और ऑब्जेक्ट बी का जो वेट है वो W2 है। इज़ इट क्लियर? तो वेट डिफरेंट होने की वजह से, मैसेज डिफरेंट होने की वजह से दोनों का वेट भी क्या है, डिफरेंट है। एक्सेलरेशन दोनों का, कॉमन सेंस की बात है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा। जिस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट ए डाउनवर्ड मूव करेगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बी भी विद द सेम एक्सेलरेशन ए अपवर्ड मूव करेगा। और सिमिलरली टेंशन अगर देखा जाए, एक स्ट्रिंग है जिससे ऑब्जेक्ट ए अटैच है और ऑब्जेक्ट बी भी उसी स्ट्रिंग से अटैच है। तो टेंशन भी ए पर जितना टेंशन एग्जर्ट हो रहा है उतना ही टेंशन बी पर भी एग्जर्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है। मैसेज दोनों का डिफरेंट है, इसलिए वेट भी दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, इस टॉपिक में हमारा पर्पज़ यही है कि एक्सेलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है और दूसरा टेंशन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है। रिमेंबर दैट, क्या डिराइव करना है? एक्सेलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। एक्सेलरेशन किस चीज़ से लिंक्ड है? फोर्स से। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली ज़ीरो ही होगा, क्योंकि F इज़ इक्वल टू m है। अगर फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो वहाँ पर फोर्स ज़रूर एक्ट होगा, वहाँ पर नेट फोर्स ज़रूर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? नेट फोर्स से लेंगे। नेट फोर्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? नेट फोर्स की बात हम तब करते हैं जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एग्जर्ट हो रहा हो एट अ टाइम। जिस तरह ऑब्जेक्ट ए पर 2 फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं, एक टेंशन अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और दूसरा इसका वेट डाउनवर्ड एग्जर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम बात करेंगे नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे पहले ऑब्जेक्ट ए के लिए, फिर ऑब्जेक्ट बी के लिए, फिर दोनों को ऐड करके हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए के लिए देखते हैं नेट फोर्स कितना है। यहाँ पर अगर देखा जाए नेट फोर्स ऑब्जेक्ट ए पर, नेट फोर्स निकालने का हमेशा तरीका यही होता है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब चूंकि ऑब्जेक्ट ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वेट ज़्यादा होगा, तभी तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर टेंशन ज़्यादा होता तो ये अपवर्ड मूव करता। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो एरो हेड है वो कहाँ शो हो रहा है? डाउनवर्ड शो हो रहा है। तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। तो वेट करेंगे, वेट माइनस नेट फोर्स को निकालने का तरीका क्या है? वेट माइनस टेंशन। ग्रेटर वैल्यू वेट है तो वेट, स्मॉलर वैल्यू टेंशन है तो माइनस टेंशन। यहाँ अगर देखा जाए वेट का फार्मूला क्या है? mg। सो m1g माइनस टेंशन, ये हमारा नेट फोर्स हुआ। अब यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ
एफ़ का फार्मूला क्या है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम है। अब F1 की जगह हम F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 की जगह जब हमने F1 की वैल्यू पुट की, एम ए यहाँ पर पुट किया F1 की जगह, और बाकी सेम M1G माइनस टी। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे। अब हम ऑब्जेक्ट बी के लिए देखेंगे। ऑब्जेक्ट बी पर नेट फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट बी चूँकि अपवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ टेंशन इस पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट बी पर जो टेंशन है वो ज़्यादा है और वेट उसका कम है। तो नेट फोर्स निकालने का अगेन तरीका वही है, ज़्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू। टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, तो टेंशन माइनस वेट करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए, नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 नेट फोर्स विच विल बी इक्वल टू टेंशन जो ग्रेटर वैल्यू है माइनस वेट जो लेस वैल्यू है M2। वेट का फार्मूला क्या है, अगेन mg। वेट 2 है तो M2g बना यहाँ पर। इज इट क्लियर? अगेन फिर हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम है। अब F की जगह एम ए फुट करेंगे, ये F2 है तो M2A इक्वल टू टेंशन माइनस M2G। उसी तरह दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस बन गए, अब काम आसान हुआ। अब एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे, ये लेफ़्ट साइड है इसका, और इक्वेशन 2 का लेफ़्ट साइड ये है। लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड में ऐड करेंगे। लेफ़्ट साइड में जब ऐड किया, M1A प्लस इक्वेशन 2 का लेफ़्ट साइड क्या है, M2A इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट साइड M1G माइनस टी। यहाँ देखा जाए M1G माइनस टी प्लस इसी तरह इस इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, T माइनस M2G। तो यहाँ पर हमने ऐड किया T माइनस M2G। अब एक t प्लस का है, दूसरा माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, M1G माइनस M2G। अब लेफ़्ट साइड पर a कॉमन आ रहा है और राइट साइड पर g कॉमन आ रहा है। लेफ़्ट साइड पर a कॉमन ले ले और राइट साइड पर g कॉमन ले ले। तो जब लेफ़्ट साइड पर a कॉमन लिया, M1 प्लस M2 बचा। a कॉमन ले लिया, राइट साइड पर g कॉमन लिया, M1 माइनस M2 बना। देन उसके बाद क्या करेंगे, हमने एक्सेलरेशन की के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन से ये पूरा टर्म M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? डिवाइड हो जाएगा तो अच्छा वेट अ सेकेंड, ये यहाँ पर है। अच्छा, ये पूरा टर्म M1, यहाँ देखिए M1 प्लस M2, ये पूरा इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। M1 माइनस M2 जी, उसी तरह M1 प्लस M2 यहाँ आकर डिवाइड हुआ। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन की का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब दूसरा काम क्या था, टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 पर। लेफ़्ट साइड पर डिवाइड होगा, राइट साइड पे डिवाइड होगा। यहाँ देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हुआ और राइट साइड पे डिवाइड हुआ इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 पर। अब एक्सेलरेशन दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। M1 माइनस M2 बचा, और इस तरफ ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम इसी तरह आएगा। अब एक चीज़ रह गया, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इससे हटकर हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि M1 को मल्टीप्लाई करेंगे T माइनस M2G से, और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे M1G माइनस T से। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब M1 जो है वो ब्रैकेट के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के साथ पहले T के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस M2G के साथ मल्टीप्लाई होगा। T के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद M1T आ गया, माइनस M2G से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 M2G। इसी तरह ये यहाँ भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक T वाले टर्म्स आ गए और दूसरा G वाले टर्म्स आ गए।
टी वाले को एक साथ करे और जी वालों को एक साथ करे। यहाँ देखा जाए अगर हमेशा हम माइनस वाले फैक्टर्स को, ये माइनस वाला फैक्टर है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाए। ये m1t इसी तरह अपनी जगह पर लिख ले। यहाँ से जो m2 माइनस m2t है इसको इस तरफ शिफ्ट करके ये प्लस m2, ये यहाँ पर प्लस m2t बन जाएगा इज इक्वल टू इसी तरह m1 m2g इसी तरह। और ये जो यहाँ पर इस साइड पर जो माइनस m1 m2g है उसको उस तरफ भेज दे, ये प्लस m1 m2g बन जाएगा। एंड देन उसके बाद अगेन t कॉमन आ रहा है, t को कॉमन ले ले, यहाँ पर g कॉमन आ रहा है, g को कॉमन ले ले। t को कॉमन लेने के बाद m1 प्लस m2 बचा, t इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पर g को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 m2 बचेगा प्लस m1 m2 बचेगा। m1 m2 दो दफ़ा आ रहा है तो जब ऐड करेंगे तो 2m1 m2 आ जाएगा और g उसी तरह। इज इट क्लियर? अब t की वैल्यू हमें चाहिए तो m1 प्लस m2 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास t का एक्सप्रेशन भी आ गया। हेंस t और a को हमने डिराइव कर लिया।